वेलकम स्टूडेंट्स। आज मैं आपको सिविक्स चैप्टर 1 लोकतंत्र क्या है और यह क्यों आवश्यक है, इस चैप्टर के बारे में स्टडी कराएंगे। ठीक है, ये सिविक्स का चैप्टर है और आप लोगों से ये भी कहना चाहते हैं कि वीडियो को जो है शुरू से अंत तक जरूर देखें। ठीक है, तो यहाँ पर जो है कुछ आपके रिमेम्बर पॉइंट्स दिए हुए हैं, इसे भी आपको हम बताना चाहते हैं। बुक तो सभी के पास होगा ही, ठीक है। अगर किन्हीं के पास नहीं है तो हमें जरूर बताएं। दैवी अधिकार सिद्धांत। दैवी मीन्स क्या होता है? ईश्वर। ठीक है, तो दैविक अधिकार सिद्धांत, जैसा कि इस सामरी में बताया गया है कि 17वीं और 18वीं शताब्दी में में अनेक शासक यह मानते थे कि उन्हें ईश्वर द्वारा ही लोगों पर शासन करने के लिए नियुक्त किया गया है। ऐसा बताया गया है दैविक अधिकार सिद्धांत में कि 17वीं और 18वीं शताब्दी में बहुत सारे ऐसे शासक थे जो शासन करने वाले थे। उनका यह मानना था कि ईश्वर ने ही उन्हें शासन करने के लिए बनाया है और नियुक्त भी किया है। ये 17वीं 18वीं शताब्दी में शासकों की यह सोच थी। दूसरा आता है विधि का शासन। विधि अर्थात कानून सर्वोच्च है। ठीक है, कानून क्या है? सर्वोच्च है। यही न्याय का सच्चा आधार है। जब तक कोई व्यक्ति देश के कानून का उल्लंघन नहीं करता तब तक उसे दंडित नहीं किया जा सकता है। विधि का शासन में यह बताया गया है कि कानून ही सब कुछ है और यही एक अच्छा न्याय भी है। ठीक है, जब तक कोई व्यक्ति कोई कानून का उल्लंघन नहीं करता है, मतलब कानून नहीं तोड़ता, तब तक उस पर कोई दंड नहीं दिया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट है सार्वजनिक वयस्क मताधिकार। सार्वजनिक मीन्स क्या हो गया? सभी के लिए। वयस्क जो 18 साल से ऊपर होते हैं, 20 साल, ठीक है, उन्हें वयस्क का मताधिकार, वोट देने का अधिकार। सभी वयस्क नागरिकों को जाति, धर्म, वंश या लिंग के आधार पर बिना किसी भेदभाव के वोट देने का अधिकार को ही मताधिकार कहा गया है। सभी वयस्क जो भी 18 से ऊपर के जो हैं वह भारत के नागरिक हों, उनका जाति, धर्म, वंश या लिंग से कोई समानता नहीं रखता हो, ठीक है, तो वो वोट देने का अधिकार होते हैं। उसके बाद आते हैं विधानमंडल या विधायिका। वह निकाय जो कानून बनाए। विधानमंडल का काम है कानून बनाना। संसद हमारे देश का संघीय अथवा केंद्रीय विधानमंडल है। ठीक है, उसके बाद आती है कार्यपालिका। शासन का विभाग जो विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानूनों को कार्यान्वित अथवा लागू करता है तथा देश का प्रशासन चलाता है, उसे कार्यपालिका कहा गया है। उसके बाद आते हैं समाज के हाशिए पर स्थित वर्ग। इसका आशय ऐसे लोगों से है जिन्हें समाज में पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। उन्हें विकास के वे अवसर उपलब्ध नहीं हो पाते हैं जो समाज के सुविधा संपन्न वर्गों को उपलब्ध होता है। अभी यहाँ पर हम इंटर करने वाले हैं चैप्टर में। ठीक है, चैप्टर में हम इंटर करेंगे। अभी जस्ट आप देख पा रहे हैं यहाँ से इंटर किया जा रहा है। अभी हम यहाँ से बताएंगे। ओके, लोकतंत्र ऐसी शासन व्यवस्था है जिनमें लोग देश के शासन में स्वतंत्र रूप से भाग लेते हैं। वे अपने प्रतिनिधियों का चयन करते हैं जो उनकी ओर से शासन करते हैं। सरकार अभी सभी निर्णयों और नीतियों के लिए जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। अब्राहम लिंकन के अनुसार लोकतंत्र में जनता के द्वारा जनता के लिए काम करने वाली सरकार होती है।
देखिए यहाँ पर अब्राहम लिंकन जो हैं, ठीक है, अब्राहम लिंकन ने डेमोक्रेसी को बहुत आसानी शब्दों में यहाँ पर जो है लोकतंत्र को कहा है कि जनता की, लोकतंत्र में जो है जनता की, जनता के द्वारा जनता के लिए काम करने वाली सरकार होती है। पाश्चात्य देशों में लोकतंत्र की अवधारणा यूनान के नगर राज्य एथेंस में 1000 ईस्वी पूर्व से 323 ईस्वी पूर्व के दौरान विकसित हुई है। इसे अंग्रेजी भाषा में डेमोक्रेसी कहते हैं। लोकतंत्र को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, याद रखिएगा, डेमोक्रेसी कहते हैं, जो यूनानी भाषा के दो शब्द डेमोस और क्रेटिया से बना है। डेमोस दो शब्दों से मिलकर बना है, ठीक है, डेमोस और क्रेटिया। डेमोस का अर्थ होता है जनता और क्रेटिया का अर्थ होता है शासन। जनता के द्वारा जो शासन चलाया जाए, अर्थात शब्द उत्पत्ति की दृष्टि से लोकतंत्र का अर्थ जो यहाँ पर उत्पन्न हो रहा है जनता का शासन है। किसका शासन है? जनता का शासन। यूनान के नगर राज्य एथेंस में प्रत्यक्ष लोकतांत्रिक व्यवस्था थी। यूनान के नगर राज्य में रहे दासों, महिलाओं और विदेशियों को छोड़कर सभी स्वतंत्र व्यक्तियों को एक साथ मिलकर नियम बनाने का अधिकार प्राप्त था। लेकिन इस प्रकार यह सीमित लोकतंत्र था जो केवल स्वतंत्र नागरिक के लिए ही था। ये अब्राहम लिंकन है। रोमन गणराज्य में भी प्रतिनिधि लोकतंत्र के कुछ तत्व विद्यमान थे। कुछ सार्वजनिक पदों पर जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि नियुक्त किए जाते थे। रोमन साम्राज्य ने ही विश्व को गणतंत्रवाद की अवधारणा से परिचित कराया है। यानी रोमन ही जो है वो विश्व को गणतंत्र की अवधारणा से परिचित कराया है। ठीक है, रोमन साम्राज्य के किसी भी शासक या तानाशाह के पास इतना साहस नहीं था कि वह सम्राट या राजा आदि की पदवी धारण कर सके। आधुनिक समय में केवल अप्रत्यक्ष लोकतांत्रिक व्यवस्था ही पाई जाती है। जनता द्वारा अपने प्रतिनिधियों का चुनाव किया जाता है और उनके लिए कानून बनाते हैं। चुनाव किया जाता है जो उनके लिए कानून बनाते हैं। देश के विशाल आकार और विशाल जनसंख्या को देखते हुए आधुनिक समय में प्रत्यक्ष लोकतंत्र संभव नहीं है। लोकतंत्र की अवधारणा और सिद्धांत अचानक ही विकसित नहीं हो पाए। ये एक क्रमिक प्रक्रिया थी। कहा गया है कि लोकतंत्र जो है अचानक एकाएक ये नहीं हो पाया है, इसको विकसित होने में बहुत समय लगा है। ये एक क्रमिक प्रक्रिया थी, धीरे धीरे चलता आया है। दुनिया भर में हुए अनेक क्रांतियां लोकतंत्र के उदय और विकास का कारण बनी। कहा गया दुनिया में इतने सारे जो है क्रांति हुई थी जिसके कारण ही लोकतंत्र का उदय हुआ और उसका विकास में योगदान भी किया। यहाँ पर एक पहला पॉइंट आ रहे हैं, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, लिखा है कि 1688 ईस्वी में 1688 में इंग्लैंड में हुई गौरवमयी क्रांति ने ब्रिटिश सम्राट के निरंकुश शासन को चुनौती दी। उस क्रांति के फलस्वरूप इंग्लैंड में विधि का शासन स्थापित हुआ। विधि के शासन का अर्थ देखिए क्या होता है। यहाँ पर बहुत सामान्य शब्दों में बताया है कि प्रत्येक व्यक्ति कानून के अधीन है। यानी प्रत्येक व्यक्ति जो है वो कानून का क्या है, अधीन है। और देश में स्वच्छाचारी शासन जैसी कोई चीज नहीं है। ठीक है, ये विधि का शासन स्थापित हुआ था। सम्राट के निरंकुश शासन का अंत हुआ और इस तरह से जो है अंत में क्या हुआ,
निरंकुश शासन जो स्थापित हुआ था उसका अंत हुआ। गौरवमयी क्रांति के फलस्वरूप राजनीतिक शक्ति सम्राट के हाथों से निकलकर संसद के हाथों में आ गई। दूसरा पॉइंट है कि सन 1789 में हुई फ्रांसीसी क्रांति ने स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के सिद्धांत का समर्थन किया। इसने सम्राट के दैविक अधिकार को चुनौती दी। यह देश में व्याप्त असमानताओं के विरुद्ध की गई एक क्रांति थी। क्रांति के तुरंत बाद देश की राष्ट्रीय सभा द्वारा एक लिखित संविधान तैयार किया गया। लोगों को बहुत से नागरिक व राजनीतिक अधिकार प्रदान किए गए। संविधान की शुरुआत ही जनाधिकारों की घोषणा से हुई। क्रांति के बाद फ्रांस ने एक लोकतांत्रिक गणराज्य का रूप ग्रहण किया। नंबर 3, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम ने इस तथ्य को स्थापित किया कि जनता के कल्याण के लिए कार्य न करने वाली सरकार को बने रहने को कोई अधिकार नहीं। ऐसी सरकार जनता द्वारा उखाड़ फेंकी जाए। नंबर 4, सन 1917 ईस्वी की रूसी क्रांति ने यह स्पष्ट कर दिया कि सामाजिक और आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक समानता का कोई महत्व नहीं है। यानी सन 1917 की रूसी जो क्रांति हुई थी, यह उसमें स्पष्ट कर दिया कि सामाजिक और आर्थिक समानता के बिना, यानी सामाजिक समानता और आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक समानता का कोई महत्व नहीं है। अब यहाँ पर विभिन्न प्रकार की सरकारें की बात करेंगे। ठीक है, विभिन्न प्रकार की सरकारें। ओके, आधुनिक युग में, अभी जो युग है वह आधुनिक युग है। आधुनिक युग में विश्व के विभिन्न देशों में भिन्न भिन्न प्रकार की सरकारें काम कर रही है। पहला, राजतंत्र। यह एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें सभी शक्तियां देश के राजा या रानी के हाथ में केंद्रित होती है। राजा या रानी का पद वंशानुगत होता है। राजतंत्र दो प्रकार की होती है, निरंकुश राजतंत्र और संवैधानिक राजतंत्र। देखो राजतंत्र क्या होता है। राजतंत्र में जैसा यहाँ पर बताया गया है कि राजतंत्र में जो भी शक्तियां होती है, शासन की व्यवस्था जो भी होती है, वो राजा या उस देश के, उस राज्य के राजा या रानी के हाथों में ही होता है। और राजा रानी के मरने के बाद उसके पुत्र, उसके मरने के बाद उसके पुत्र, ठीक है, इस तरह से ये एक वंशानुगत होता है। राजतंत्र जो है दो प्रकार के होते हैं, एक होता है निरंकुश राजतंत्र और दूसरा आता है संवैधानिक राजतंत्र। तो मैं अब निरंकुश राजतंत्र का बारे में बता देता हूं। निरंकुश राजतंत्र का अर्थ है कि इसमें शासक का राज्य के सभी मामलों पर संपूर्ण अधिकार होता है। निरंकुश राजतंत्र का अर्थ जो है, इसमें शासक जो होता है, जो शासन करने वाले राजा जो होते हैं, तो राजा का राज्य के सभी मामलों पर, यानी राज्य अगर है तो राज्य में जो कुछ भी होगा वह सरकार के यानी शासक यानी राजा के ही अधिकार से होगा। राजा बोलेगा तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। शासन की सभी शक्तियां राजा या रानी के हाथों में केंद्रित होती है। इसे निरंकुश राजतंत्र कहा जाता है। दूसरा संवैधानिक राजतंत्र। तो संवैधानिक राजतंत्र में बताया गया है कि इस प्रकार के राजतंत्र में राजा की शक्तियां संविधान द्वारा निर्धारित होती हैं। जो संवैधानिक राजतंत्र होते हैं उसमें जो भी राजा चुने जाते हैं जनता के द्वारा, उसमें जो है शक्तियां संविधान द्वारा निर्धारित होती है। वह संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों से बाहर जाकर कुछ नहीं कर सकता, यानी नियम के विरुद्ध हुआ राजा भी नहीं जा सकता है। ब्रिटेन में संवैधानिक राजतंत्र पाया जाता है। संविधान जो ब्रिटेन है, ठीक है, वहां पर जो है संवैधानिक राजतंत्र पाया जाता है। यहाँ पर देखिए फिगर दिया, महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का चित्र दिया हुआ है। उसके बाद आता है दूसरा पॉइंट, धर्मतंत्री राज्य। धर्मतंत्री राज्य में सरकार का अपना एक धर्म या मजहब होता है। धर्मतंत्री जो राज्य होता है
उसमें सरकार जो होती है, वहाँ का जो शासन करने वाले राजा होते हैं, उनका अपना एक धर्म या मजहब होता है। उस धर्म का पालन करने वालों को अन्य धर्मावलंबियों की तुलना में अधिक सुविधाएं प्राप्त होती है। यानी धर्मतंत्रीय राज्य में होता क्या है कि जो वह धर्म, राजा जो धर्म को मानता है, अगर वहाँ की जनता या और कोई भी उस धर्म को अगर मानने लगता है, उस मजहब को मानने लगता है, तो उससे अधिक सुविधाएं दी जाती है। उदाहरण के लिए पाकिस्तान एक धर्मतंत्री या मजहबी राज्य है। पाकिस्तान में क्या होता है, जो मुस्लिम लोग जो होते हैं या हिंदू भी जो है, वहाँ पर अगर उनके जो है मजहब को अगर मानता है तो उन्हें वहाँ का सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। सभी सिविल कानून इस्लाम के उपदेशों को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं। पाकिस्तान के अधिकांश लोग इस्लाम धर्म को मानने वाले होते हैं। यानी कहा गया पाकिस्तान में अगर हिंदू भी ज़्यादातर अगर है तो उसे भी वहाँ के लोग जो है मुस्लिम बनाने के प्रयास में लगे रहते हैं। उन पर बहुत तरह की यातनाएं दी जाती है। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि पाकिस्तान के अधिकांश लोग इस्लाम धर्म को ही मानने वाले होते हैं। तीसरा है धर्मनिरपेक्ष या धर्मपंथ राज्य। भारत एक धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष राज्य है। हमारे देश की सरकार का अपना कोई धर्म नहीं है। भारत का धर्म सबसे अच्छी धर्म माना गया है। देश में रहने वाले विभिन्न धर्मों के लोग को अपने अपने धर्मों को मानने की स्वतंत्रता दी गई है। विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोगों को अपने पूजा स्थल बनाने की स्वतंत्रता दी गई है। राज्य द्वारा किसी भी धार्मिक क्रियाकलाप के लिए कोई आर्थिक सहायता प्रदान नहीं की जाती। देखो, धर्मनिरपेक्ष क्या है या पंथ निरपेक्ष क्या है। भारत, याद रखिए, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। हमारे देश का सरकार का कोई अपना धर्म नहीं होता है। देश में रहने वाले जितने भी प्रकार के धर्म के लोग हैं, वह अपने अपने धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र हैं। चाहे वह हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, कोई भी हो, वह अपने अपने धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र हैं। वह अपने अपने धर्मों के अनुसार अपने पूजा स्थल बना सकते हैं। राज्य द्वारा किसी भी धार्मिक क्रियाकलाप के लिए कोई आर्थिक सहायता प्रदान नहीं की जा सकती है। नंबर 4, अधिनायक तंत्र। अधिनायक तंत्र, अधिनायक तंत्र होता क्या है? तो बताया गया है कि इसमें सत्ता किसी एक व्यक्ति के हाथों में केंद्रित होती है। अधिनायक तंत्र में, जिसको तानाशाही कहा गया है, ठीक है, तानाशाह जो होते हैं वह, उसमें सत्ता, वहाँ की सरकार ये उसके हाथों में केंद्रित होती है। एडोल्फ हिटलर जर्मनी का तानाशाह तथा नाजी पार्टी का सर्वोच्च नेता था। हिटलर का नाम आप सभी जानते हैं। हिटलर एक तानाशाही था। हमारे पड़ोसी देश म्यांमार में एक लंबे समय तक सैनिक तानाशाही रहे। देखिए, यहाँ पर एक डिफरेंस बताया गया है, ठीक है। यहाँ पर तानाशाही और लोकतंत्र में क्या अंतर है वह यहाँ पर डिस्क्राइब कर दिया गया है, डिफरेंस कर दिया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है तानाशाही और ये है लोकतंत्र, यानी अधिनायक तंत्र और लोकतंत्र। ओके, तो पहला पॉइंट है, संपूर्ण शक्ति किसी एक व्यक्ति के हाथों में केंद्रित होती है। तानाशाही यदि अधिनायक तंत्र में होता क्या है, जितनी भी शक्तियां होती है किसी एक व्यक्ति के हाथों में होती है, एक ही व्यक्ति वहां की सरकार होता है। लोकतंत्र में इसमें चुनाव के माध्यम से लोगों द्वारा सरकार का गठन किया जाता है। लोकतंत्र में जनता जो है वह सरकार को चुनती है। नंबर 2, तानाशाही, सरकार की निश्चित अवधि नहीं होती है। इसमें सरकार की कोई निश्चित अवधि नहीं होती है। जैसे हमारे यहाँ 5 साल की होती है, उस तरह से तानाशाही में कोई निश्चित अवधि नहीं होती है। तानाशाह अधिक से अधिक अवधि तथा सत्ता बने रहने का प्रयास करता है, अधिक समय तक वह रहे, ऐसा वो प्रयास करता है। लोकतंत्र में सरकार एक निश्चित अवधि के लिए गठित की जाती है। भारत में लोकसभा और राज्य विधानसभा के सदस्य 5 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। हमारे लोकतंत्र जहाँ है भारत में, वहाँ पर लोकतंत्र में जो सरकार होती है उसकी कार्य अवधि 5 साल की होती है। नंबर 3, तानाशाही सरकार को बदलना काफ़ी कठिन होता है। तानाशाही जो सरकार होती है उसको बदलना काफ़ी कठिन होती है। सरकार तभी बदलती है जब इसके विरुद्ध देश की जनता विद्रोह कर देती है। लोकतंत्र में क्या होता है, यदि सरकार जन कल्याण के लिए कार्य नहीं करती, यानी जनता के लिए अगर वो अच्छे काम नहीं करती है, तो जनता उसको अगले चुनाव में सत्ता से बेदखल कर सकती है। नंबर 4 बताया गया है कि तानाशाही द्वारा जनता के सभी नागरिक अधिकार और स्वतंत्रताएं छीन ली जाती है।
तानाशाही में जो होती है द्वारा जनता के सभी नागरिक अधिकार, जो जनता वहाँ के होते हैं, पब्लिक जो होते हैं, उनकी जितनी भी अधिकार है वह छीन ली जाती है। वहीं जनता पर निर्दय पूर्वक शासन करता है जो होता है वह वहाँ के राजा ही होते हैं, इसलिए उसे तानाशाही कहा गया है। लोकतंत्र में क्या होता है? लोकतंत्र में जनता को अनेक प्रकार के अधिकार प्राप्त होती है। जनता के हाथ में मताधिकार की शक्ति होती है, जिसके माध्यम से जनता सरकार पर नियंत्रण रख सकती है। कोई भी सरकार जनता की आवाज़ को अनसुना नहीं कर सकती। नंबर 5, इसमें व्यक्ति सरकार के लिए होता है, न कि सरकार व्यक्ति के लिए। इसमें व्यक्ति जो होती है वो सरकार के लिए होता है, सरकार जनता के लिए नहीं होती है। लेकिन जो है लोकतंत्र में, इसमें सरकार का अस्तित्व जन कल्याण के लिए होता है। नंबर 5 यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, नंबर 5 है, ठीक है। नंबर 5 जो है संसदीय सरकार। संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका यानी मंत्रिमंडल और विधायिका विधानमंडल का गठन देखने को मिलता है। प्रधानमंत्री और अन्य सभी मंत्री विधायिका के सदस्य होते हैं। वे जब तक सत्ता में बने रहते हैं जब तक विधानमंडल में उनका बहुमत रहता है। जब कभी सरकार के विरुद्ध कोई भी अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो सरकार को त्यागपत्र देना पड़ता है। आमतौर पर विधानमंडल और कार्यकाल के बीच संबंध अच्छे रहते हैं। सर्वप्रथम ब्रिटेन ने संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया है। उसके बाद आते हैं नंबर 6, अध्यक्ष सरकार। इस प्रकार की सरकार संयुक्त राज्य अमेरिका में है। अध्यक्ष जो सरकार है, ठीक है, तो अध्यक्ष सरकार कहाँ है? ये अमेरिका में है। कहाँ है? अमेरिका में है। का में बताया गया है अमेरिका में राष्ट्रपति या कार्यपालिका के अध्यक्ष पर विधायिका यानी विधानमंडल का कोई सीधा नियंत्रण नहीं होता तथा दोनों एक दूसरे से अलग और स्वतंत्र रहकर अपने कार्य करते हैं। एक बार चुन लिए जाने पर राष्ट्रपति एक निश्चित अवधि 4 वर्षों तक पद पर बना रह सकता है। विधायिका उसे कार्यकाल समाप्त होने से पहले आसानी से उसे पद से नहीं हटा सकता है। ऑप्शन नंबर ग, अमेरिका में मंत्रीगण केवल राष्ट्रपति के प्रति ही उत्तरदायी होता है, न कि विधायिका के प्रति। घ, संयुक्त राज्य अमेरिका में इस बात की हमेशा संभावना बनी रहती है कि राष्ट्रपति किसी एक पार्टी से ही, लेकिन कांग्रेस में बहुमत किसी अन्य पार्टी का हो। ऑप्शन नंबर 7 है। ऑप्शन नंबर 7 ऑप्शन एकात्मता सरकार। कौन सी सरकार? एकात्मक सरकार, ठीक है। ये क्या होती है? तो इसमें भी कुछ पॉइंट्स है। का इस प्रकार की शासन व्यवस्था में सरकार की सभी शक्तियां केंद्र सरकार के हाथों में होती है, अर्थात संपूर्ण देश पर एक ही सत्ता केंद्र में शासन किया जाता है। ख, प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से केंद्र द्वारा संपूर्ण क्षेत्र को कुछ इकाइयों में बांटा जाता है। इन इकाइयों को कुछ प्रशासनिक शक्तियां भी दी जाती हैं। इन इकाइयों को ऐसी शक्तियां संविधान द्वारा प्रदत्त नहीं होती। केंद्र द्वारा कभी भी अपनी इच्छानुसार इन इकाइयों से शक्तियां को नहीं छीनी जा सकती या इन्हें भंग भी नहीं किया जा सकता है, यानी भंग भी किया जा सकता है। ग, लिखित संविधान आवश्यक है। इस प्रकार की शासन प्रणाली ब्रिटेन में है। नंबर 8, संघीय सरकार। कौन सी सरकार? संघीय सरकार। ऑप्शन नंबर 8, ओके। तो क, इस प्रकार की शासन व्यवस्था में सत्ता के 2 केंद्र होते हैं, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। संघीय सरकार को 2 भागों में बांट दिया जाता है, एक है केंद्र सरकार और दूसरा राज्य सरकार। घ, इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच शक्तियां का विभाजन संविधान द्वारा ही कर दिया जाता है। ग, इसमें एक स्पष्ट और लिखित संविधान आवश्यक है जिससे केंद्र और राज्य सरकार को अपनी अपनी शक्तियों की पूर्ण जानकारी बनी रहे। घ, इसमें एक स्वतंत्र न्यायपालिका का होना आवश्यक होता है जिससे केंद्र और राज्य के बीच कोई विवाद की स्थिति उत्पन्न न होने पर उसका निपटारा किया जा सके। भारतीय संविधान का स्वरूप संघीय है, किंतु हमारे देश में राज्य सरकार की तुलना में केंद्र सरकार अधिक शक्तिशाली है।
केंद्र सरकार को अधिक शक्तियां दी गई है ताकि देश की एकता और अखंडता सुनिश्चित रहे। तो आज के लिए आज का वीडियो बस इतना रहेगा। नेक्स्ट क्लासेस में नेक्स्ट टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।